नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और हर एक महीने की तरह इस महीने की भी पीडीएफ और क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और हर एक महीने की क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कीजिए। क्विज सॉल्व करना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में FATF की एक बार फिर से बैठक आयोजित हुई और इसमें पाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण सूडान इन जैसे देशों को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की गई है। पाकिस्तान तो बहुत दिनों से ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। FATF, ये FATF होता क्या है? FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये दोस्तों ये डिसाइड करती है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे देश हैं जहां पर आतंकवाद को पनाह दी जा रही है या फिर वहां पर टेररिज्म को खत्म करने के लिए कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है वहां पर तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अगर जहां पर एक्शन नहीं लिया जा रहा होता आतंकवाद के खिलाफ, उनको ग्रे लिस्ट कर दिया जाता है। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट होने से विदेशी कंपनियां फंड करने से बचती हैं और इस वजह से उस देश की इकोनॉमी धीरे धीरे गिरने लगती है, उस देश की रेपुटेशन भी बहुत खराब होने लगती है। क्लियर? FATF के बारे में जानिए स्टैटिक्स। FATF की स्थापना 1989 को हुई थी, 1989 को हुई थी। इसके अध्यक्ष मार्कस प्लेयर हैं और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? तो दोस्तों चाइना ने बना लिया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चाइना के ही नाम दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है और चाइना अब दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना लिया है। इसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी की अगर बात करें, क्षमता की बात करें, तो वो है 16 मिलियन किलोवाट। कितना? 16 मिलियन किलोवाट की एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब इसको किसने बनाया है? इसका निर्माण किया है थ्री जॉर्ज ग्रुप कॉरपोरेशन ने। ओके, चलिए नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है बहैतन बांध। क्या? बहैतन बांध। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? दोस्तों सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा दोस्तों ये इंडियन वीमेन क्रिकेटर हैं, युवा क्रिकेटर हैं और ये तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं और दुनिया की 5वीं सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में एक और रिकॉर्ड बनाया था। ये टेस्ट क्रिकेट में 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी थी। पहली पारी में उन्होंने 96 रन बनाए, अगली पारी में जैसे ही इनके 4 रन कंप्लीट हुए तो ये इनके नाम रिकॉर्ड जुड़ गया। ओके, अब देखिए दुनिया भर में इनका 5वां स्थान है। अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे युवा खिलाड़ी कौन है सब तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाला, तो आप बताएंगे मुजीब उर रहमान। मुजीब उर रहमान ये अफगानिस्तान के हैं। सेकंड पर सारा ट्रेलर हैं, एलिसा पैरी भी तीसरे पर, चौथे पर मोहम्मद आमिर है और 5वें पर है शेफाली वर्मा। ठीक है, इंडिया की। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में कहां पर एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया दोस्तों इंदौर में। कहां पर? इंदौर में किया गया है। इसका उद्घाटन किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ठीक है, हालांकि प्रकाश जावड़ेकर जी अब केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, नई कैबिनेट का गठन हो चुका है, कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, तो इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है मोदी 2.0 के नाम से। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको जरूर देखिए क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किन किन विभाग के कौन कौन से नए केंद्रीय मंत्री बने हैं। ओके, चलिए फिलहाल इसका नाम जान लेते हैं। ये जो हाई स्पीड ट्रैक है एशिया का सबसे लंबा, इसका नाम रखा गया है नेट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक। क्या है? नेट्रेक्स, NATRAX, नेट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक। क्लियर? 11.3 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगला, भारत में प्रत्येक वर्ष वस्तु और सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे कब मनाया जाता है? GST दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों आधी रात से पूरे देश में GST लागू किया गया था, इसी वजह से 1 जुलाई को मनाया जाता है GST दिवस। GST के बारे में दोस्तों आपको वीडियो दी गई है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ क्विकली से बेसिक पॉइंट आपका रिवाइज करा देता हूँ। देखिए भारत 161वां देश है GST लागू करने वाला।
पहला देश फ्रांस है। भारत का जीएसटी जो है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी जो है भारत के 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था और इसके लिए संविधान में बिल लाया गया था 122वां। जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब हैं, 5 प्रकार के, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था। तब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। जीएसटी पर आप लोग और ज़्यादा डिटेल जाने के लिए वीडियो जरूर देखिए। अच्छा, इसके अलावा भी 1 जुलाई को और भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, उनका भी रिवीजन करते हैं। 1 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को एसबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 जुलाई को ही दोस्तों नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। तो 4 इंपॉर्टेंट डे 1 जुलाई। अगला, अमिताभ कांत को नीति आयोग के सीईओ के रूप में कितने वर्ष का विस्तार मिला है? तो अमिताभ कांत को दोस्तों नीति आयोग के सीईओ के रूप में 1 वर्ष का अगेन मिला है विस्तार। ठीक है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये 2022 तक रहेंगे सीईओ नीति आयोग के। नीति आयोग के बारे में फिर से क्विकली जानिए। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। ठीक है, इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में। ठीक है, पहले भी यही थे। उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट में लाता रहूंगा। ठीक है, आप लोग को बस सपोर्ट दिखाना है अपना। चलिए, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। तो अरविंद पनगड़िया जी थे पहले उपाध्यक्ष, और पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला, आईटीयू की वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, आईटीयू ने अभी हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया है और इसमें भारत को रैंक कौन सी मिली है? भारत इस बार है इसमें दोस्तों 10वें स्थान पर, टॉप 10 में आ गया है भारत। ठीक है, आईटीयू का क्या मतलब होता है? आईटीयू मतलब होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई। पहला स्थान मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका को, दूसरे स्थान पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, ये दोनों एक साथ हैं। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोस्तों बन गए हैं मुकुल गोयल जी। मुकुल गोयल जी ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इनको नया डीजीपी बना दिया गया है। किसकी जगह पर आए हैं? हितेश चंद्र अवस्थी जी की जगह पर आए हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल बनाया है? तो इंद्रजाल दोस्तों किसने बनाया है? भारत का पहला स्वदेशी ये ड्रोन गुंबद है, इसको ग्रेने रोबोटिक्स ने बनाया है, ग्रेन रोबोटिक्स ने। ठीक है, अब देखिए इंद्रजाल जो है ये क्या काम करेगा? जैसे आप आयरन डोम सुने हो। ठीक है, इजराइल का आयरन डोम है ना, आयरन डोम का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सुरक्षा घेरा होता है कि जिसके अंदर कोई भी छोटी मोटी रेंज की अगर मिसाइल अटैक किया जाता है या ड्रोन अटैक किया जाता है तो उनको वहीं हवा में ही वो मार गिराता है। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर ये भी है। ठीक है, जो कि बनाया है इंद्रजाल नाम से ग्रेन रोबोटिक्स ने। अगला देखते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। अब देखिए इसमें भारत है इस बार 20वें स्थान पर। पिछली बार किस स्थान पर था? पिछली बार दोस्तों ये था 23वें स्थान पर। इस बार अच्छा हुआ है, सुधार हुआ है। ठीक है, भारत 20वें स्थान पर आ गया है। 2019 में भारत 17वें स्थान पर था। 2019 में और अच्छी रैंक थी भारत की। फिलहाल टॉप पर कौन है? अमेरिका। सेकंड पर कौन है? यूनाइटेड किंगडम। और थर्ड पर कौन है? इजराइल। ठीक है, जारी करता कौन है? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अच्छा, आजकल के एग्जाम में ये बहुत पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट या ये इंडेक्स जारी कौन किया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखते चलना है। अगला, दुनिया की सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा दोस्तों नाम से आपको लग रहा होगा इंडियन है, लेकिन एक्चुअली में ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, तो ये भारत के नहीं है, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, ये बन गए हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत में कौन है सबसे कम उम्र के या भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ऑप्शन में दिया गया है नाम डी गुकेश। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो इन्होंने सर्गेई कर्जेकिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन में सी ऑप्शन में जो आपका नाम दिख रहा है ये है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद जी। 1991-92 में बने थे और उसी टाइम पर इनको राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल का क्षेत्र का पुरस्कार होता है और पहले विजेता यही हुए थे विश्वनाथन आनंद जी। अगला, फ्लिपकार्ट ने 25 मिलियन ऑनलाइन उद्यमियों को ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया?
तो फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जो कि 25 मिलियन से ज़्यादा जो ऑनलाइन उद्यमी हैं या ऐसे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू, उनको ट्रेन किया जाएगा। अगला, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों चाइना को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, मलेरिया फ्री हो गया है चाइना। भारत अभी मलेरिया फ्री नहीं हुआ है, भारत पोलियो मुक्त हुआ है। पोलियो मुक्त ये घोषित हुआ था 2014 में मार्च महीने में, ठीक है, भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ था, इसको याद रखिएगा आप लोग। चाइना फिलहाल मलेरिया मुक्त हो गया है। मलेरिया जो होता है ये मच्छर से जनित बीमारी है। कौन सी मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में कहां पर 7वीं हिंद महासागर नौसेना की संगोष्ठी आयोजित हुई? तो अभी हाल ही में दोस्तों फ्रांस में आयोजित हुई। 7वां इस बार का संस्करण था, हिंद महासागर की नौसेना की ये संगोष्ठी थी, ठीक है। भारत में भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी आए हुए थे लखनऊ दौरे पर और इन्होंने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। कौन? पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी पार्टी से ये भी हैं पुष्कर सिंह धामी। इनसे पहले कौन थे? तीरथ सिंह रावत थे। उनसे पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत दोस्तों ये थे मुख्यमंत्री, इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद तीरथ सिंह रावत नियुक्त हुए, 4 महीने भी अपनी सरकार नहीं चलाए ये, ठीक है, मुख्यमंत्री पद नहीं ग्रहण किए। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी बन गए, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं ये लेटेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड पाने वाली फिल्म अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों डिकोडिंग शंकर ने। किसने? डिकोडिंग शंकर ने। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिकोडिंग शंकर जो है ये जो भारत में शंकर महादेवन है, बहुत ही फेमस संगीतकार थे, ठीक है। इनके जीवन के, इनके कैरियर के बारे में ये फिल्म बनाई गई थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। बनाया किसने है? दीप्ति पिल्ले सिवन ने। किसने? दीप्ति पिल्ले सिवन ने। नाम याद रखिएगा निर्माता का, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत के सबसे पहले फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की स्थापना की? तो इंडियन रेलवे ने दोस्तों ये स्थापित किया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों को बहुत ही अट्रैक्शन प्रदान करने के लिए दोस्तों ये बनाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल है, एक प्रकार की ऐसी टनल जिसके चारों तरफ जो है वो जलीय जीव होंगे, मछलियाँ वगैरह होंगी उसमें एक्वेरियम में, और बीच से जो होंगे जो पर्यटक होंगे वो देख सकेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर ये बनाया गया है। 25 रुपये का टिकट है, आप भी जा करके देख सकते हैं। अगला, महिला क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो महिला क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में दोस्तों सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन बना दिया है किसने? मिताली राज ने। हम सबको गर्व होना चाहिए। मिताली राज राजस्थान की लड़की, ये भारतीय टेस्ट और वनडे टीम की कैप्टन भी हैं। इनकी नाम दोस्तों हो गया है दुनिया में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन महिलाओं में। इन्होंने 10,337 रन बनाए हैं टोटल, ठीक है, और ये सबसे टॉप पर हैं। सेकंड पर कौन है? चार्लोट एडवर्ड, जो कि 10,273 रन बनाई थी, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्थान जो है वो है सूजी बेट्स का, जो कि बहुत पीछे हैं अभी वो 7,849 रन पर हैं। आप सोचिए कितना ज़्यादा गैपिंग हो गया है। मिताली राज फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्ट और वनडे टीम की कैप्टन है। आपको ये भी पता होना चाहिए T20 की कैप्टन कौन है हमारी इंडिया की। तो T20 की हैं दोस्तों हरमनप्रीत कौर, नाम याद रखना है। अगला देखते हैं, T20 से संन्यास ले चुके हैं मिताली राज। अगला, हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत का ध्वजवाहक चुना गया? देखिए टोक्यो पैरालंपिक है यहाँ पर, जैसे ही कोई ओलंपिक होता है उसके कुछ दिनों के बाद से पैरालंपिक शुरू होता है। पैरालंपिक यानी कि जो पैरा एथलीट्स के लिए होता है, जो विकलांग जो होते हैं खिलाड़ी उनके लिए होता है, ठीक है। तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारत का फ्लैग बीयरर या ध्वजवाहक चुना गया है दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु को। अगर आपसे यहीं पर पूछे कि टोक्यो ओलंपिक का ध्वजवाहक किसे चुना गया है, तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में 2 खिलाड़ियों को, एक महिला कैटेगरी से और एक पुरुष कैटेगरी से 2 खिलाड़ियों को ध्वजवाहक चुना गया है। महिलाओं के लिए मैरी कॉम को और पुरुषों के लिए किसे? मनप्रीत सिंह को चुना गया है ध्वजवाहक। क्लियर?
टोक्यो ओलंपिक पर वीडियो आने वाली है, बहुत ही खास वीडियो होगी, बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा हुए हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। एक ही सिंगल वीडियो में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाओगे। फिलहाल आप ये वीडियो देखो, इस वीडियो से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले मंथ में जो भी एग्जाम होंगे, एग्जाम्स लगे ही हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। इसको बहुत ही केयरफुली देखिए आप लोग। अगला, हाल ही में कहाँ पर 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा खत्म की गई? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में दोस्तों 149 सालों पुरानी दरबार मूव प्रथा खत्म कर दी गई है। दरबार मूव प्रथा होती क्या है? एक्चुअली में होता क्या था, जम्मू कश्मीर में होती थी दो राजधानियां, एक जम्मू एक श्रीनगर। तो जब तो ठंडी का मौसम रहे तब तो सब लोग चले जाएं श्रीनगर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर गर्मी होती है। और अगर जब गर्मी का मौसम आए तो गर्मी के मौसम पर ये लोग अपनी राजधानी शिफ्ट कर लें, कहाँ पर? जम्मू में। ठीक है, तो जम्मू शीतकालीन हुआ करती थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। इसी प्रकार से इसके राजधानी लोग मूव किया करते थे, इसी को कहा गया दरबार मूव प्रथा। शुरू किसने किया था इसको दोस्तों? एक डोगरा सम्राट थे महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने शुरू किया था 1872 में। तो फिलहाल अभी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने कहा बहुत हो गया, इसको खत्म करो। तो अब दरबार मूव प्रथा खत्म कर दी गई है। अगला देखते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन बनी? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे पर इससे पहले पीएनबी था, लेकिन अब हो गया है इंडियन ओवरसीज बैंक। न्यू अपडेट है, इसको अपडेट कर लीजिए। इंडियन ओवरसीज बैंक ये दूसरी सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर की बैंक बन गई है। पहले पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों ये तीसरे पर खिसक गई है। चौथे पर आ गई है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, 12 राष्ट्रीय बैंक बची हुई हैं, सरकारी बैंकें बची हुई हैं, इन पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। अगला, भारत सरकार ने एलआईसी के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की सीमा बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? तो इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों एलआईसी के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, उनके सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की आयु बढ़ा करके कितना कर दिया है? अब कर दिया है 62 वर्ष। पहले था 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष मैक्सिमम इंडियन गवर्नमेंट के जो भी संस्थाएं हैं मैक्सिमम की 60 वर्ष ही होती है एज लिमिट। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल एलआईसी हुआ, इसका बढ़ा दिया गया 2 वर्ष, हो गया 62 वर्ष। अच्छा, एलआईसी से दोस्तों 2-3 अपडेट आए हैं इस महीने में, इनको सबको रिवाइज कर लीजिए, आगे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन भी अभी मिल जाए। एक तो एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं एमआर कुमार, इनका बढ़ा दिया गया है कार्यकाल एमआर कुमार का। दूसरा, एलआईसी के अध्यक्ष की ये देखिए लिमिट बढ़ा दी गई है 2 वर्ष के लिए। इसके अलावा एलआईसी का अध्यक्ष पद भी खत्म कर दिया गया है। अब आप सोचोगे तब क्या होगा? अब देखिए पद अध्यक्ष का नहीं होगा, अब एमडी और सीईओ होगा। क्या होगा? एमडी और सीईओ होगा। एलआईसी का दोस्तों आने वाला है आईपीओ, इसको भी ध्यान रखना है, जब आएगा तो बताया जाएगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। एलआईसी का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है, स्थापना 1956 हुई थी। ये सब तो चीज़ें बहुत बार आती रहती है, बताता रहता हूँ आपको। देखिए डेली करंट अफेयर की अगर आप सीरीज पढ़ रहे होगे, रेगुलर फॉलो कर रहे होगे, तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए रिवीजन वीडियो हो रही होगी। बहुत ही क्विकली हर एक पॉइंट, हर एक बातें मेरी आपके समझ में आ रही होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्विकली रिविजन कर रहे होगे। जो लोग मंथली देखते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन से आपको मंथली में भी बहुत सारी डिटेल्स बता दूँ। ठीक है, क्योंकि लेकिन अभी ये एक वीडियो है, वीडियो में एक लिमिट होता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस वजह से कुछ लिमिटेड चीज़ें बताई जाती हैं। यकीन मानो डेली करंट अफेयर में इससे और ज़्यादा डिटेल बताया जाता है। अगला, कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? तो दोस्तों अभी 8 राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं और इनमें से एक राज्यपाल नियुक्त हुए हैं कर्नाटक में भी। कर्नाटक में बना दिया गया है थावर चंद गहलोत जी को। थावर चंद गहलोत जी पहले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, अब कर्नाटक के गवर्नर होंगे। ठीक है, अच्छा एक और अपडेट, अभी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज ही की वीडियो करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि थावर चंद गहलोत पहले राज्यसभा के नेता थे, लेकिन अब इनकी जगह पर किसे नियुक्त कर दिया गया है? पीयूष गोयल जी को, क्योंकि अब इनको तो गवर्नर बना दिया गया है। ठीक है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर आ गए हैं। ओके, तो थावर चंद गहलोत कर्नाटक के बन गए हैं। 8 राज्यों के राज्यपाल कौन कौन से चेंज हुए हैं, इस पर भी वीडियो दी गई है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए, देख लीजिए। अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो देखिए आ गया, मैंने अभी आपको बताया, मैरी कॉम दोस्तों ये महिलाओं के लिए होंगी, मनप्रीत सिंह ये पुरुषों के लिए होंगी। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन दोनों को इस बार चुना गया है भारत का ध्वजवाहक टोक्यो ओलंपिक के लिए। ठीक है, ध्वजवाहक क्या होता है
देखिए जो खिलाड़ी की, क्योंकि खिलाड़ी की टीम होती है एक प्रकार से, हर एक खेलों के खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें जो पिछली बार सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया रहता है कोई खिलाड़ी किसी देश का, तो अगली बार उसको क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस रहता है, वो तो दूसरी बार जा रहा है ओलंपिक में, ठीक है। तो फिर ऐसे में वो अपनी सेना का नेतृत्व करता है, अपने खिलाड़ियों की संख्या का, अपनी खिलाड़ियों की टीम का नेतृत्व करता है, तो उसे कहते हैं ध्वजवाहक। ओके, टोक्यो ओलंपिक के बारे में रिवीजन कीजिए। 32वां संस्करण है इस बार का टोक्यो ओलंपिक का। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 कहा जा रहा है, लेकिन आयोजित हो रहा है 2021 में। ड्यू टू कोविड-19 ये एक वर्ष के लिए टाला गया है। अगला ओलंपिक होगा पेरिस में, फ्रांस में 2024 में। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीती? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की रेस। देखिए दोस्तों, इस बार का जो फार्मूला 1 रेस है, इस बार का कुछ अलग ही रिजल्ट आ रहा है। पिछली बार क्या होता था, पिछली बार मैक्सिमम क्या समझ लीजिए 90% रेस जीते थे लुइस हैमिल्टन, लेकिन इस बार लुइस हैमिल्टन 3 ही रेस जीत करके ठप्प हो गए हैं। अब कौन जीत रहा है? मैक्स वर्स्टैपेन। इस बार इनका नाम आपको याद रखना है, मैक्स वर्स्टैपेन का। ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने दोस्तों अभी तक 9 में से 5 रेसेस जीत ली हुई हैं। 9 रेसेस अभी तक हुई हैं जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 9 रेस में 5 रेस ये जीत चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सी जीते हैं? एक तो ये ले लीजिए ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, एक एमेलिया रोमाग्ना इन्होंने जीता, एक मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता, एक जीता फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और एक स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया 5 इनका। लुइस हैमिल्टन कौन कौन सा जीते हैं? लुइस हैमिल्टन बहरीन, पुर्तगाली और स्पेनिश 3 ये जीते हैं। एक जीते हैं सर्जियो पेरेज ने, जो कि रेडबुल के खिलाड़ी हैं, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेस जीतने की बात की जाए तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 का रेस, और इनको दोस्तों ब्रिटेन की तरफ से नाइटहुड की उपाधि भी मिल चुकी है। तो लुइस हैमिल्टन को हम लोग कहेंगे सर लुइस हैमिल्टन। अगला देखते हैं, मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। अगला, हाल ही में किसने 400 मीटर बाधा दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों अभी हाल ही में नॉर्वे के एक व्यक्ति हैं, कार्स्टन वारहोम्स। कौन? कार्स्टन वारहोम्स। इन्होंने 400 मीटर के बाधा दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। इन्होंने 29 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि केविन यंग के नाम से था, ठीक है। केविन यंग एक अमेरिका के थे, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। इन्होंने 46.70 सेकेंड में 400 मीटर की बाधा दौड़ को क्रॉस किया है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। ये ग्लोबल कॉन्क्लेव था, इसमें 142 देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया था। दुनिया भर के लोगों को डिजिटली कैसे वैक्सीन्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए कन्विंस किया जा सके, ठीक है। इन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म था, कैसे लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए, इन सब पर ये बात की गई। साथ ही साथ कोविन नाम का जो प्लेटफॉर्म भारत का है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी बखान भी की गई है। इसको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने जाने पर भी बातचीत हुई है कि कैसे ग्लोबली इसको प्रमोट किया जाए, जिससे दुनिया भर के बाकी देश भी इसका फ़ायदा उठा सकें वैक्सीनेशन में। अगला, हाल ही में किसने बांस से संबंधित प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया? प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है दोस्तों KVIC ने, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने इन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड बांस से संबंधित है। इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों बांस की प्रजातियों पर रिसर्च किया जाएगा। एक प्रकार से बांस के पौधे लगाए जाएंगे, तो 5000 पौधे लगाए जाने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। बमूसा टोल्डा और बमूसा पॉलीमोर्फा नाम का प्रजाति है, ठीक है। राजस्थान के उदयपुर में लगाया जाएगा। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो देखिए दोस्तों, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नितिन गडकरी जी को। नितिन गडकरी जी, अभी देखिए फिर से कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ आपको बार बार, उसको जरूर देखिए, क्योंकि आपको अब पता लगेगा तब की सिचुएशन क्या थी, तब कौन कौन से मंत्री थे, क्या क्या उद्घाटन किया करते थे, क्या क्या आयोजन सम्मेलन में भाग लिया करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब आगे आने वाले समय में किसी और विभाग के किसी और मंत्री बन गए। जैसे नितिन गडकरी जी पहले MSME मंत्रालय भी देखते थे, साथ ही साथ सड़क और राजमार्ग मंत्रालय भी देखते थे, लेकिन अब MSME मंत्रालय ये छोड़ दिए हैं। अब केवल ये सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का आपका समय लेना चाहूँगा। 6 महीनों का ये दोस्तों कॉम्बो ई बुक लॉन्च हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। वैसे तो हमारी मंथली करंट अफेयर की ई बुक आती है 15 रुपये पर मंथ की, लेकिन देखिए 6 महीने की बुक सिर्फ और सिर्फ आप 49 में प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसके लिए कूपन कोड यूज करना होगा MZT10 और आपको मिल जाएगा ये डिस्काउंट, और 49 रुपये में आप पिछले 6 महीनों का
पूरा डिटेल्स के साथ पा सकते हैं ये ई बुक। इसमें हर एक चैप्टर को बहुत ही बाखूबी तरीके से डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। नए कैबिनेट मिनिस्टर जो चेंज हुए उसको भी अपडेट किया गया है, तो आप इसको लेंगे तो निश्चित ही आप सफलता को अपनी इंश्योर करेंगे। 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ है और A4 साइज में है, आप इसको प्रिंट करा करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने, तो वो बन गए हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया भारत के नए होंगे स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ ये रसायन और उर्वरक मंत्री भी होंगे, ठीक है, मनसुख मंडाविया जी। इसके अलावा दोस्तों अनुराग ठाकुर जी को दोस्तों एक बहुत बड़ा पद दिया गया है, इनको बना दिया गया है खेल मंत्री, ठीक है। खेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी ये संभालेंगे अनुराग ठाकुर। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और पीयूष गोयल जी जो हैं वो कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। कपड़ा मंत्री और रेलवे मंत्रालय उनसे लेकर के किसको दे दिया गया, अश्विनी वैष्णव को, तो अश्विनी वैष्णव जी बन गए हैं नए रेल मंत्री, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता, तो एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है दोस्तों कोरियन एयरलाइंस ने, ठीक है। ये एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा जारी किया गया था अवार्ड, ठीक है। अगला, हाल ही में जेम्स व्हाइटस्टर्ड ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इन्होंने IBM के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है जेम्स व्हाइटहर्स्ट ने, ठीक है। IBM की स्थापना 1911 में हुई थी, हेडक्वार्टर्ड है ये न्यूयॉर्क में और इसके चेयरमैन और CEO अरविंद कृष्णा जी हैं। अध्यक्ष थे जेम्स व्हाइटहर्स्ट, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला, भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है दोस्तों दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो के परिसर में ये शुरू किया गया है, ठीक है। भारत की पहली UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा होगी। UPI के थ्रू ही लोग पार्किंग कर सकेंगे और उसका चार्ज दे सकेंगे। अगला, अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हो गया, इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, तो दिलीप कुमार जी दोस्तों ये भारत के एक महानतम अभिनेताओं में से एक हैं थे और इनका निधन हो गया है। इनका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। इनका जन्म हुआ था दोस्तों पेशावर में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। आज़ादी से पहले 1922 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये दोस्तों 1954 में, एक पॉइंट याद रखिएगा, 1954 में फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले ये पहले बने थे अभिनेता। अब देखिए इनका निधन अभी हुआ है। इनको दादा साहब फाल्के कब मिला था, इनको मिला था 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। डेब्यू फिल्म इनकी कौन सी थी, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा फिल्म से इन्होंने डेब्यू किया हुआ था, ठीक है। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन से नए मंत्रालय का गठन किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। ये एक नया मंत्रालय जुड़ा है और इसके मंत्री कौन बनाए गए हैं, अमित शाह जी, जो भारत के गृह मंत्री हैं वही हैं अब सहकारिता मंत्री भी, ठीक है। ये नया मंत्रालय जुड़ा गया है। भारत में दोस्तों अभी 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और वहीं 12 पुराने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, इसको याद रखिएगा। अगला, ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने, ऑल इंडिया रेडियो AIR, इसके दोस्तों नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, N वेणुधर रेड्डी जी। कौन, N वेणुधर रेड्डी जी। ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं और अब इनको नया AIR का चीफ चुन लिया गया है। AIR की स्थापना 1936 में हुई थी, हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में, इसी को हम लोग जानते हैं आकाशवाणी के नाम से। अगला, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा, तो दोस्तों विद्या बालन जी की नाम पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा एक फायरिंग रेंज है, उसका नाम अब विद्या बालन जी के नाम पर रख दिया गया है इनके सम्मान में। अगला, किस देश के राष्ट्रपति की घर में घुस करके हत्या कर दी गई, तो दोस्तों अभी हाल ही में हैती में एक राष्ट्रपति हैं, हैती के राष्ट्रपति थे जोवेनल मोइस, उनके घर में घुस करके हत्या कर दी गई है। हैती दोस्तों एक देश है, इसकी राजधानी होती है पोर्ट ओ प्रिंस, यहाँ की करेंसी होती है हैतियन गौरदे। अगला देखते हैं, द फोर्थ लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों वेणु माधव गोविंदू ने और श्रीनाथ राघवन ने, इन दोनों ने मिलकर के लिखा है द फोर्थ लायन नाम की बुक। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। अगला, महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा, तो महिला एशिया कप 2022 दोस्तों ये फुटबॉल का कप होने वाला है और इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत में कहाँ पर आयोजित होगा, भारत के महाराष्ट्र में ये आयोजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, तो वीरभद्र सिंह जी दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
बहुत ही दिग्गज नेता थे ये 6 बार मुख्यमंत्री रहे थे हिमाचल प्रदेश के, कांग्रेस के नेता थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। ये 2017 से पहले दोस्तों 1983 के बीच में, 1983 से 2017 के बीच में 6 बार मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, जुलाई मंथ का 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की इस बार थीम क्या रखी गई थी? तो इस बार की इसकी थीम थी दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की राइट्स एंड चॉइस आर द आंसर। क्या? राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई 1989 से, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। दुनिया भर में दोस्तों पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा है। भारत की आबादी 1.35 अरब के आसपास है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, पहला चाइना है। ओके, भारत में 17.7% आबादी होती है दुनिया भर की आबादी का, ठीक है। अगला, भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइल के निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों अभी हाल ही में भारत डायनेमिक्स के साथ समझौता किया है आकाश मिसाइलों के निर्माण के लिए। अब आकाश मिसाइलें निर्माण की जाएंगी, इसके लिए 499 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच में, ठीक है। चलिए अगला देखते, आकाश मिसाइल कैसी मिसाइल है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश की तरफ मारती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हेल्मा पी नामक लेजर ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया है फ्रांस ने। ये हेल्मा पी नाम का है, ये लेजर ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है, यानी अगर कोई ड्रोन उड़ रहा होगा तो इसको हवा में ही ये मार गिराएगा, वो भी लेजर सिस्टम से, ठीक है। चलिए, तो यानी आवाज़ वगैरह कुछ नहीं होगी, हवा में ही ये दफना दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए इसकी रेंज वगैरह की बात करें तो 3 किलोमीटर दूरी तक ये पता लगा पाएगा कि कौन ड्रोन आ रहा है, कैसा आ रहा है। 1 किलोमीटर के अंदर अगर आता है वो ड्रोन तो वहीं पर ये निपटा दिया जाएगा। अगला, हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? राजकुमार हिरानी की फिल्म थी। एक्टर कौन थे? आमिर खान। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक अपनी पुस्तक लिखी? तो द प्रेगनेंसी बाइबल लिखी ही दोस्तों करीना कपूर खान ने। करीना कपूर खान सैफ अली खान की वाइफ, तैमूर की मम्मी। इनके अलावा देखिए प्रियंका चोपड़ा, निक जोन्स की वाइफ, इन्होंने क्या लिखा? अनफिनिश्ड। गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा माई लाइफ इन डिजाइन्स नाम की पुस्तक। ताहिरा कश्यप, आयुष्मान खुराना की वाइफ, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। क्या? द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। अगला देखते हैं। हाल ही में विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम था। इससे पहले 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था और अब जीत ली हैं विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। एक सिंगल वीडियो मैंने दी हुई है ग्रैंड स्लैम 2021 पर। उस सिंगल वीडियो में आपको अभी तक जितने ग्रैंड स्लैम हुए हैं 2021 में, यानी 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है उसमें, ठीक है। तो कौन कौन से विजेता रहे ये सब बताया गया है। तो यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है, एस्ले बार्टी की बात हो रही है। तो एस्ले बार्टी ने महिला एकल का जीता है। पुरुष एकल का अभी हम लोग आगे बात करेंगे, नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। फिलहाल एस्ले बार्टी ने किसको हरा करके जीता है ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो एस्ले बार्टी ने दोस्तों किसको हराया है? कैरोलिना प्लिस्कोवा को, ठीक है। चलिए चेक गणराज्य की है। विंबलडन ओपन साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है और ग्रीन ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है, हरे घास के मैदान पर खेला जाता है। अगला, हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2021 जीता? तो कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2021 इस बार जीत लिया दोस्तों अर्जेंटीना की टीम ने। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके जीता है कोपा अमेरिका फुटबॉल कप। बहुत ही फेमस फुटबॉल कप होता है, इसको आपको याद रखना है। अर्जेंटीना ने जीता है। लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इन्होंने बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, 6ठी बार इन्होंने जीता है। अगला देखते हैं, किस राज्य में भारत की पहली यात्री ट्रेन पहुंची? अभी देखिए भारत के किस राज्य में अब जाकर के भारत की पहली यात्री ट्रेन पहुंची है? मणिपुर में पहुंची है। मणिपुर में भारतीय रेलवे के द्वारा पहली यात्री ट्रेन पहुंचाई गई है। मणिपुर भी अब भारतीय रेलवे के मानचित्र में ऐड हो चुका है, ठीक है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से ये यात्री ट्रेन चली, राजधानी एक्सप्रेस के नाम की ये थी, और ये मणिपुर के वेगाई चुनपाओ के नाम से, वेगाई चुनपाओ इस नाम से रेलवे स्टेशन है, वहां पर पहुंच गई है। क्लियर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या दिवस पर नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई पॉपुलेशन पॉलिसी लाई हुई है। इस नई पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत दोस्तों
उत्तर प्रदेश में जो भी माता पिता हैं अगर वो 2 या 2 से कम बच्चे पैदा करते हैं तो फिर उनको बहुत सारे मुआवजे भी दिए, बहुत सारे प्रकार के प्रोत्साहन राशियां दिए जाएंगी, बहुत सारी जगहों पर छूट भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर उनके 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सरकारी सुविधाएं से वंचित रखा जाएगा, सरकारी योजनाएं जो होंगी वो नहीं मिल पाएंगी, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये सभी चीज़ें लाई गई हैं जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। इस जो नई ये पॉपुलेशन नीति लाई गई है, पॉपुलेशन पॉलिसी, ये 2021 से लेकर के 2030 तक के लिए लाई गई है, यानी 10 वर्ष के लिए लाई गई है। अगला, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पुरुष एकल को जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच दोस्तों ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 6वीं बार जीता है विंबलडन ओपन। अच्छा, नोवाक जोकोविच इस बार के तीनों ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 जीता और इन्होंने जीत लिया है विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021। अब देखिए, नोवाक जोकोविच के टोटल हो गए हैं 20 ग्रैंड स्लैम। दुनिया में 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 20-20 ग्रैंड स्लैम है और तीनों ही है टॉप पर। रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच तीनों ही 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ टॉप पर पहुंच गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम किसने जीता है तो आप बताएंगे सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ने दोस्तों 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, हालांकि ये महिला खिलाड़ी हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? तो इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन दोस्तों ये उत्तराखंड में खोला गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में कहाँ पर खोला गया है? उत्तराखंड के ये देहरादून के देवबंद क्षेत्र में खोला गया है। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका उद्घाटन किया है अनूप नौटियाल जी ने। ठीक है, क्रिप्टोगेमिक क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो छिपे हुए जो प्रजनन होते हैं जिनकी वजह से जो अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं, ठीक है, शैवाल्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, लाइकेन होते हैं, इन सब का जन्म होता है। तो उसे उस प्रकार की कहें कि एक प्रजनन की प्रक्रिया को कहा जाता है क्रिप्टोगैम। ठीक है, जिसमें ना कोई अलग से बीज डाला जाता है, ना ही कोई पैदावार की जाती है, ना ही वहाँ पर कोई फसल उगाई जाती है, वो अपने आप ही छुपे तरीके से उगते हैं। ठीक है, अगला, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मलाला डे दोस्तों 12 जुलाई को मनाया जाता है, मलाला यूसुफजई की याद में। मलाला यूसुफजई दोस्तों पाकिस्तान की लेडी हैं और ये सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जीती थी। 17 वर्ष की उम्र में 2014 में इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। पाकिस्तान के द्वारा इनको राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार मिल चुका है। कनाडा की मानद नागरिकता भी ये पा चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी भी इनको घोषित किया जा चुका है 2019 में। अच्छा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है आई एम मलाला, इसको याद रखिएगा, आई एम मलाला। अगला देखते हैं, किस राज्य में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू की गई? तो ओडिशा में दोस्तों, ओडिशा के पुरी से निकली है पुरी जगन्नाथ यात्रा। विश्व प्रसिद्ध ये रथ यात्रा होते हैं, ओडिशा से प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अबी अहमद। कौन? अबी अहमद। ये एक्चुअली में नए नहीं, ये दोबारा से बन गए हैं। ठीक है, पिछली बार भी यही थे, अब एक बार फिर से ये जीत चुके हैं। अभी वहाँ पर चुनाव हुआ है और इनकी पार्टी का नाम है प्रॉस्पेरिटी पार्टी, जिसने जीत लिया है चुनाव। ठीक है, और दोबारा से इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया है। इथियोपिया आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी राजधानी होती है अदिस अबाबा और यहाँ की करेंसी होती है इथियोपियन बिर। ठीक है, अगला, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सैयद उस्मान अजहर जी को, इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सैयद उस्मान अजहर मखसूसी इनका पूरा नाम है। ये कौन है? ये हैदराबाद के एक हंगर कार्यकर्ता हैं। इनका दोस्तों एक प्रोग्राम चलता है हंगर हैज़ नो रिलीजन नाम से, और इसी प्रोग्राम के तहत ये दिन भर में हज़ारों भूखे लोगों को ये खाना खिलाते हैं। अगला, टोक्यो ओलंपिक में भारत की पहले ज्यूरर कौन बने? तो भारत के पहले ज्यूरर बन गए हैं दोस्तों पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, ये टोक्यो ओलंपिक की जो ज्यूरी कमेटी है उसमें सदस्य हैं, लेकिन बशर्ते एशिया में अगर जापान को हटा दिया जाए तो। जापान में भाई तो आयोजित हुई हो रहा है, जापान के अलावा अगर ज्यूरी कमेटी में बात करी जाए तो पवन सिंह एशिया के, जापान के बाद इकलौते हैं। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन दोस्तों हरियाणा में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का पहला आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा आयोजन हुआ पुणे में, तीसरा आयोजन हुआ था गुवाहाटी में।
ठीक है। पहले आयोजन में हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता था, पॉइंट टेबल में टॉप पर था। दूसरे और तीसरे में महाराष्ट्र था पॉइंट टेबल में टॉप पर, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतकर। हरियाणा में अब आयोजित होगा, चौथा संस्करण इसका होगा 2022 में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यूरो कप 2020 किसने जीता? तो यूरो कप 2020 दोस्तों जीत लिया है इस बार इटली ने। इटली ने इंग्लैंड को हरा करके जीता है। किसे हराया है? इंग्लैंड को हराया है। और इंग्लैंड को हराने के साथ साथ अब इटली का ये दूसरा खिताब हो गया है। इटली ने दूसरी बार चैंपियनशिप ये जीत ली है, यूरो कप। ये फुटबॉल से रिलेटेड चैंपियनशिप होती है, ठीक है। अब देखिए, इटली के ही एक गोलकीपर हैं जियान लुइगी, इनका नाम आपको याद रखना है, जियान लुइगी डोनारुमा। इनको प्लेयर ऑफ द UEFA यूरो 2020 चुना गया है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी हो सकता है आगे भी आए क्वेश्चंस में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है इसी में, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। चलिए, और इससे पहले अभी इसी वीडियो में मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि अभी कोपा अमेरिका हुआ था, उसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता था ब्राज़ील को हरा करके। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूपी PET की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ लाई गई है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत सारे बच्चे इसको ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। यूपी SSC में एग्जाम में दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आप दिन भर पढ़ाई करो, डेली इवनिंग में एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो निश्चित ही आपको पता लगता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। आप तैयार कर रहे हो तो कैसा क्या क्या एग्जाम का लेवल होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और आप कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस मॉक टेस्ट सीरीज में। तो यूपी PET 99 आपको कूपन कोड यूज़ कर लेना है, तो ये मॉक टेस्ट डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा सिर्फ 99 में। आप MZT ऐप से इस मॉक टेस्ट को पा सकते हैं, ठीक है। देर मत कीजिए, शुरू हो जाइए। 20 मॉक टेस्ट हैं, 20 मॉक टेस्ट आप लोग 20 अगस्त के पहले सॉल्व कर लीजिए। 20 अगस्त को आपका एग्जाम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए शेर बहादुर देउबा। कौन? शेर बहादुर देउबा। ये आ गए हैं KP शर्मा ओली जी की जगह पर, तो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अगला, यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? देखिए, यूरो कप में गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अभी मैंने आपको बताया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं दुनिया के, कह सकते हैं एक प्रकार से खेल के मामले में। सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर भी हैं इनके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड विजेताओं को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि अगर टोक्यो ओलंपिक में यूपी का कोई खिलाड़ी है, अगर वो गोल्ड जीतता है तो उसको 6 करोड़ दिए जाएंगे। अगर वो सिल्वर मेडल जीतता है टोक्यो ओलंपिक में तो उसको 4 करोड़ दिए जाएंगे। अगर वो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो 2 करोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, अगर वो कोई मेडल नहीं जीतता है लेकिन पार्टिसिपेट करता है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो ऐसे खिलाड़ियों को 10-10 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यूपी के कितने खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं? तो यूपी के केवल 10 खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो फ्रांस ने दोस्तों लगा दिया है गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना। क्यों लगाया है? फ्रांस की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनका कहना यह है कि गूगल जो है धड़ल्ले से उनकी न्यूज़ लेकर के पब्लिश कर दिया करता है बिना किसी पेमेंट के। तो न्यूज़ एजेंसियों का मानना था कि उनको पेमेंट करे गूगल तभी ले, तो इसी पर गूगल के प्रति वो लोग एक मुहिम छेड़ दिए और फ्रांस ने जुर्माना लगा दिया। अगला, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा भारत। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ये घोषणा की गई है, ठीक है। 2026 का आयोजन इसके द्वारा इंडिया के द्वारा किया जाएगा। PV सिंधु दोस्तों, इनका नाम याद रखना है, भारत की हैं और ये भारत वर्तमान में ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन है, ठीक है। 2019 में जीती थी, 2020-21 में हो नहीं पाया है। अगला, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल दोस्तों डेनमार्क में बनाया गया है। कहाँ पर? डेनमार्क में बनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ये 21.6 मीटर ऊंचा है, ठीक है। डेनमार्क के ब्लोखस में ये बनाया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गांधीनगर में बनेगा, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र, ठीक है। ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है। इसका नाम रखा जाएगा गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली को मंजूरी दी? स्पर्श प्रणाली, इसको मंजूरी दी है दोस्तों रक्षा मंत्रालय।
रक्षा मंत्री अभी हमारे हैं जो राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इसकी घोषणा की है कि स्पर्श प्रणाली जो है इसको मंजूरी मिल चुकी है, अब ये लॉन्च कर दिया गया है। स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटर रक्षा, ठीक है। इसके तहत होगा ये कि जो रक्षा से संबंधित, जो डिफेंस से संबंधित जो कर्मचारी हैं या फिर जो उनके घर वाले हैं, ठीक है, जो सेना कर्मी हैं, सैन्य कर्मी हैं, इन तक पेंशन हुआ या इनका जो भी सैलरी वगैरह हुआ वो आसानी से पहुंचाया जा सकेगा और ये सब कुछ ट्रैक भी कर सकेंगे अपना देख करके। अगला, अमेज़न ने कहां पर पहला डिजिटल केंद्र बनाया भारत का? तो अमेज़न ने दोस्तों गुजरात में, गुजरात के सूरत में बनाया है भारत का पहला अपना डिजिटल केंद्र। अमेज़न अब यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर एमएसएमईज़ को दोस्तों ट्रेनिंग देगा एक प्रकार से, ठीक है। इनको ट्रेन करेगा कि कैसे कैसे एमएसएमईज़ जो हैं अमेज़न से जुड़ करके अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। अमेज़न दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, टेलीकॉम नहीं, ई कॉमर्स कंपनी है। ये 1994 में स्थापित हुई थी। जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं और इसके सीईओ दोस्तों एंड्रू जैसी बन गए हैं। सीईओ के पद से अभी जेफ बेजोस ने इस्तीफा दिया है, इसको याद रखना है आपको। एंड्रू जैसी इसके नए सीईओ हैं। अगला देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सीईओ मनु साहनी ने इस्तीफा दे दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी के सीईओ थे मनु साहनी, इन्होंने फिलहाल के लिए इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी के नए चीफ हैं ग्रेग बार्कले, इनका नाम आपको याद रखना है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, स्थापना हुआ था इसका 1909 में। क्लियर दोस्तों, ये तो था 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जुलाई मंथ से, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का। अब अगले पार्ट में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे जिसमें हम लोग 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की बात करेंगे। वो आएगा वीडियो 31 जुलाई को। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दीजिए। इसकी जाकर के क्विज सॉल्व कर लीजिए। क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, ठीक है। वहीं पर इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, वहीं पर बाकी महीनों की क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी। तो एमजेटी एजुकेशन आप लोग गूगल पे सर्च करके जरूर ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको सब कुछ वहीं पर मिलने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाले पार्ट्स और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा अगर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अभी तक आपने नहीं परचेज किया है तो देर क्यों कर रहे हो, जाओ इसको चेक करो जल्दी से। अगर आपका अगले महीने कोई एग्जाम लगा हुआ है तो ये ई बुक रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। इसमें पिछले 6 महीनों का संपूर्ण कवरेज दिया गया है करंट अफेयर का। यूज कीजिए कोड MZT10 और पाइए ये ई बुक सिर्फ 49 रुपीज़ में। पिछले 2 साल से मैं ई बुक लॉन्च कर रहा हूं तो आप उन सभी का ई बुक भी ले सकते हैं। अगर आप जाइएगा देखिएगा, आप ले सकते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट का ई बुक होता है हमारा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, MZT ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें बता देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।